नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे मजे हुए खिलाड़ियों के साथ देश में बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता जंग के मैदान में उतर चुके हैं। दूसरी तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे और कई बड़े नेता भी मैदान में हैं। लेकिन ये जंग इस बार आमने सामने का नहीं है, सिर्फ दो पक्षों के बीच का नहीं है। एक और तीसरा आदमी है, एक और योद्धा है जो अकेले बूते पर मैदान में उतर गया है, प्रशांत किशोर। बहुत चर्चा है, खूब उनका जिक्र हो रहा है, उनके उम्मीदवारों का जिक्र हो रहा है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि चुनाव में जीत के हिसाब से वो कोई बड़ा खेल नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का दावा है कि वो बहुमत ला सकते हैं। तो आखिरकार होने क्या जा रहा है? क्या प्रशांत किशोर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे? उनकी स्थिति क्या रहने वाली है? कितनी सीटों तक जा सकते हैं? हमने हाल फिलहाल में जो चुनाव पूर्व सर्वे आए उसमें से बहुत सारे सर्वेक्षणों का अध्ययन किया। वोट वाइब का सर्वेक्षण, उसके अलावा बहुत सारे जो आते रहे हैं, और उन आंकड़ों पर गौर करने के बाद ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर इस बार किसी न किसी एक गठबंधन के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, बल्कि दोनों के लिए भी कर सकते हैं। लंबे समय के बाद बिहार में एक पार्टी आई है जो 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने की स्थिति में आ गई। हालांकि उसके 4 उम्मीदवारों को बीजेपी ने समझा बुझा करके बैठा दिया, तब भी 243 में से 239 सीटों पर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार बने हुए हैं। ये क्या करेंगे और किन लोगों के बीच में प्रशांत किशोर की लोकप्रियता दिखाई दे रही है, उसका नुकसान किसको होगा, इसका आंकलन हम आज इस प्रोग्राम में करेंगे। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि प्रशांत किशोर जो है शुरू से ही युवा वर्ग में अच्छी खासी पैठ बनाकर चल रहे हैं, और इसका एक बहुत सीधा कारण है कि अपना पूरा अभियान उन्होंने बिहार से जो मजदूरों का, काम करने वाले लोगों का पलायन होता है, उसको मुद्दा बनाया। उसके साथ साथ उन्होंने बिहार में रोजगार की बात की। बिहार में शिक्षा के लिए भी बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं बाहर जाते हैं या बाहर जाने को मजबूर हैं, उसको भी मुद्दा बनाया, और बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की बात की। तो इसके चलते युवा वर्ग शिक्षा और रोजगार इससे प्रभावित हुआ। उसके बाद बिहार में जो तीसरा पलायन होता है वो इलाज के लिए। बिहार के लोग इलाज के लिए दिल्ली तो आते ही हैं। एम्स में कभी भी आप जाएं तो अगर लाइन में 10 लोग खड़े हैं तो शायद 5 लोग अकेले बिहार के होंगे। उसके अलावा वो तमिलनाडु में, जैसे कि वेल्लोर है, सीएमसी वेल्लोर, वहाँ तक पहुँचते हैं, कोलकाता पहुँचते हैं, क्योंकि बिहार में इलाज की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो जो ऊपर का वर्ग है उसको भी थोड़ा प्रभावित किया। लेकिन एक और वर्ग है जिसको प्रशांत किशोर अभी तो प्रभावित कर रहे हैं, और वो हैं बिहार की उच्च जातियाँ। बिहार में जहाँ जातिवाद पिछले लंबे समय से, यानी करीब करीब समझ लीजिए कि 35 सालों से जातीय आधार पर चुनाव के समय बढ़ता रहा है, वहाँ पर एक अरसे के बाद सवर्ण मतदाताओं को लग रहा है कि उनका कोई अपना नेता सामने आया है, अपने बूते पर खड़ा हुआ है। अगर आप
बिहार के नेताओं की सूची देखें तो पिछली पीढ़ी में जो सबसे प्रबल नेता थे लालू प्रसाद यादव और उसके साथ साथ नीतीश कुमार, ये दोनों अपर कास्ट से नहीं हैं। उसके बाद जो नई पीढ़ी सामने आ रही है, तेजस्वी यादव, लालू जी के बेटे, चिराग पासवान, बीजेपी में कौन होगा अभी तय नहीं है, लेकिन सम्राट किशोर को चूंकि आगे किया जा रहा है तो उनको भी अगर मान के चलें तो वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो ये प्रशांत किशोर जो सवर्ण जातियां हैं उनको काफ़ी लुभा रहे हैं। अब अगर सवर्ण जातियां प्रशांत किशोर को वोट करती हैं तो उसका नुकसान किसको होगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और जितने भी सर्वे और सारी चीज़ें आप देख रहे हैं उससे ये बहुत साफ है कि सवर्ण जातियां 1990-1995 के बाद से लगातार बीजेपी, पहले कांग्रेस के साथ थी और उसके बाद बीजेपी के साथ चली गई। तो आज की तारीख में बीजेपी के सबसे प्रबल वोटर और सबसे बड़ा ग्रुप जो उसमें वोट करता है वो यही जातियां हैं, यानी कि जो सवर्ण जातियां हैं वो हैं। और ख़ास तौर पर जब 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब हो गई तो सवर्ण जातियां या तो नीतीश के साथ गई या बीजेपी के साथ गई, क्योंकि जो कानून व्यवस्था की खराब स्थिति का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा था उनको ही हो रहा था। अब सवाल यह है कि अगर प्रशांत किशोर उस वोट में सेंध लगाते हैं तो किसका नुकसान होगा। फिलहाल सीधे तौर पर बीजेपी और जेडीयू का नुकसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि आंख मुद करके जो सवर्ण जातियां हैं पिछले 20 सालों से, जब से नीतीश कुमार अलग नेतृत्व के नेता के रूप में सामने आए हैं, तब से उनको या बीजेपी को वोट करती आई हैं। इस बार अगर उनका वोट थोड़ा भी विभाजित होता है तो उसका सीधा नुकसान जो है वो झेलना होगा बीजेपी को सबसे ज़्यादा और जेडीयू को दूसरे नंबर पर। और आप अगर देखें तो प्रशांत किशोर ने इसकी तैयारी भी की है। अब जो 239 उम्मीदवार उनके मैदान में हैं उसमें से 85 उच्च जाति के हैं और 5 बनिया हैं। ये बनिया भी जो हैं उच्च जाति में ही गिने जाते हैं। तो 92 उम्मीदवार उनके उच्च जातियों से हैं, जो किसी पार्टी ने नहीं किया है। एक फैक्टर तो ये है। उसके बाद दूसरा जो उनका प्रभाव दिखाई दे रहा है वो युवा वर्ग पर, खास तौर पे वो जो 18 वर्ष से लेकर करीब करीब 25 वर्ष तक के हैं उनके ऊपर, क्योंकि उनको अपने भविष्य की चिंता हो रही है। लेकिन ये जो युवा वर्ग है 18 से 25 वाला, इसकी कुल आबादी पूरे युवा वर्ग में करीब करीब 25% बचती है। तो ये जो है दो लोगों की तरफ आकर्षित है। एक तरफ तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी खुद युवा हैं, 35 साल के हैं करीब करीब, और दूसरे प्रशांत किशोर की तरफ। लेकिन जो 35 से ऊपर के युवा हैं वो 1990 से लेकर 2005 के बीच जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी उसके चलते तेजस्वी से कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर थोड़ा चिंतित भी रहते हैं। प्रशांत के साथ ऐसा नहीं है। तो अगर यूथ का एक बड़ा वर्ग जाता है तो इसका नुकसान तेजस्वी को भी होगा। तो क्या प्रशांत किशोर एक दोधारी तलवार बन गए हैं, जो एक तरफ बीजेपी जेडीयू को नुकसान पहुंचाएंगे और दूसरी तरफ आरजेडी और उनके जो सहयोगी पार्टियां हैं उसको नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए, हम इसको एक और उदाहरण से समझते हैं कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान अलग हो गए थे, एनडीए में नहीं थे, और उन्होंने करीब 125-130 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। हालांकि उनका नारा ये था कि वो सिर्फ जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए खड़े हुए हैं, और हुआ भी यही। जेडीयू को
ऐसा कहा जाता है कि करीब करीब 30 सीटों का नुकसान हुआ चिराग पासवान और उनकी जो पार्टी है उसके उम्मीदवारों के कारण। हालांकि उन्होंने करीब 25 सीटों पर आरजेडी और उनके गठबंधन को भी नुकसान किया। तो हुआ ये था कि जब वो बीच में अकेले आए, बहुत सारे मजबूत उम्मीदवारों को उन्होंने खड़ा कर दिया, तो और सीधे तौर पर वो नीतीश कुमार को निशाना बनाने लगे, तो काफ़ी सारी स्थितियां जो हैं बदलने लगी। और इसलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार 43 सीटों पर सिमट करके रह गए। उन्होंने बीजेपी का कम नुकसान किया। इनफैक्ट बीजेपी जिन सीटों पर लड़ रही थी उनमें से ज़्यादातर पर उन्होंने अपने उम्मीदवार दिए ही नहीं। अब ये किस आधार पर अनुमान लगाते हैं? ये अनुमान ये है कि जो वोट जेडीयू के उम्मीदवार को मिला और उसके विरोध में आरजेडी या महागठबंधन की पार्टी के उम्मीदवार को जितना वोट मिला, उसका जो हार जीत का अंतर था, उससे ज़्यादा वोट जो है वो चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी आर को मिला था। तो ये आंकड़ा जो है वो 2020 में था। अब 2025 में चिराग पासवान तो चले गए हैं एनडीए के साथ, उसके साथ उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, मांझी भी हैं, हम के नेता। तो एक तरफ वो है, दूसरी तरफ जो महागठबंधन है उसके साथ में विकासशील इंसाफ पार्टी वीआईपी मुकेश सहनी जिसके नेता हैं वो आ गए हैं, और एक तत्वा ताती के नाम से इंडिया इंक्लूसिव पार्टी नई बनी है, जिसमें जो ये कपड़ा बुनने का काम करते हैं, जिनकी संख्या बिहार में अच्छी खासी है, शायद 2-2.5% है मतदाताओं में, वो उसके नेता मिस्टर गुप्ता ये आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने की कोशिश हुई है। हालांकि इस बार दो जो दलितों के बड़े नेता हैं, एक तरफ चिराग पासवान और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी, ये दोनों एनडीए के साथ हैं। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी बन रही है कि प्रशांत किशोर जो वोट काटेंगे उसका दोनों तरफ असर हो सकता है। हालांकि प्रशांत अभी भी दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है बहुमत ला सकती है, और शहरी क्षेत्र में उनका प्रभाव भी दिख रहा है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में सवर्ण जो हैं वो ज़्यादा, बहुत सारे क्षेत्रों में सवर्ण ज़्यादा हैं। उसके साथ साथ जो मध्यम वर्ग है उनको भी ये लुभा रहे हैं, और ये सब जो हैं बीजेपी के वोटर थे, बीजेपी को सीधे समर्थन करते थे, और उसके बाद नीतीश कुमार उनकी दूसरी पसंद थे। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ अगर युवा कटते हैं तो निश्चित तौर पर जो नुकसान होगा वो तेजस्वी यादव को और जो उनके साथ महागठबंधन में शामिल पार्टियां हैं जैसे कि कांग्रेस, इनको नुकसान होगा। यहाँ पर जो इस गठबंधन के साथ सीपीआई-एमएल और सीपीआई यानी वाम पंथी दल हैं, उनका कोई ख़ास नुकसान फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो अभी भी जहाँ पर उनकी ज़मीन बहुत मजबूत है वहीं लड़ते हैं, और वहीं उनकी हार जीत का फैसला होता है। जातियों का असर उन पर उतना ज़्यादा नहीं है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है। बिहार में चुनाव को लेकर जो भी ताज़ा स्थिति है उस पर हम आपको अपना विश्लेषण देते रहेंगे। हम बताते रहेंगे कि चुनाव वहाँ किस दिशा में मुड़ रहा है, क्या क्या चीज़ें घटित होने वाली हैं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपसे अनुरोध कि अगर आपने सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो घंटी बजा दीजिए, ताकि आप आसानी से सुलभ तरीके से हमारे प्रोग्राम को देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.